वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यायपालिका की पारदर्शिता के बारे में कि आखिर क्यों न्यायपालिका की पारदर्शिता बहुत जरूरी है। किसी भी लोकतांत्रिक देश की न्याय व्यवस्था में न्यायपालिका की पारदर्शिता का होना कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। ये आपके पेपर GS पेपर 2 और एथिक्स में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दा है, तो ये आप बिल्कुल अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश की न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता व न्याय तक पहुंच प्रत्येक नागरिक का अधिकार है तथा इसे सुनिश्चित करना राज्य का उत्तरदायित्व होता है। भारत में न्यायिक व्यवस्था व न्याय प्रक्रिया दोनों ही जटिल है। न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता व न्याय तक पहुंच जनता के एक बड़े वर्ग के लिए अभी भी दुर्लभ है। हाल ही में न्याय के अनुपालन में पारदर्शिता व पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक सूचना दायर की गई थी सूचना। उसमें सूचना मुख्य आयुक्त बनाम गुजरात उच्च न्यायालय बात पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्भाग्यपूर्ण रूप से नागरिकों को सूचना के अधिकार अधिनियम RTI के अंतर्गत न्यायालय के रिकॉर्ड की सूचना प्राप्त करने पर रोक लगा दिया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पूर्व की भांति आर्टिकल 225 मतलब 225 द्वारा प्रत्येक उच्च न्यायालय के नियमों के अधीन रहते हुए न्यायालय रिकॉर्ड की सूचना प्राप्त की जा सकती है। अर्थात उन्होंने बोला है कि जो सर्वोच्च न्यायालय RTI के दायरे से बाहर ही रहेगा। हाँ, हालांकि आर्टिकल 225 के अंतर्गत आप उच्च न्यायालय के कुछ रिकॉर्ड्स की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि RTI के दायरे में ना तो वह पहले आता था और ना ही अब है, किंतु न्यायपालिका का न्यायिक प्रशासन सार्वजनिक प्राधिकरण होने के कारण RTI के अंतर्गत आता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि RTI के अधिनियम के महत्व को रेखांकित कर उसके दायरे को विस्तार करने वाली न्यायपालिका आखिर क्यों स्वयं को RTI के दायरे से बाहर रखने का प्रयास कर रही है। इसके बारे में हम इस वीडियो में बहुत डिटेल से जानेंगे। देखिए, खंडपीठ ने आर्टिकल 225 को नवंबर 2019 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल को RTI अधिनियम में शामिल करने के निर्णय को आधार नहीं माना, बल्कि दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्ष 2017 के फैसले के संदर्भ में दिया गया, जिसमें न्यायालय ने एक याचिकाकर्ता को इस बात की जानकारी देने से इनकार कर दिया कि उसकी याचिका क्यों खारिज की गई। ठीक है, पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के नियम 151 को वैधता करार पर रखा और इसके अनुसार निर्धारित कोर्ट फीस के साथ आवेदन दाखिल करने पर वादी दस्तावेजों या निर्णय आदि की प्राप्त करने का अधिकार था। ठीक है, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय और RTI अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों के मध्य किसी भी प्रकार की असंगतता नहीं है। यदि असंगतता होती है तो निसंदेही RTI अधिनियम की धारा 22 के प्रावधान को स्वतः लागू किया जाएगा। अब इस निर्णय का प्रभाव क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप अब उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड संबंधी दस्तावेज केवल उस बात से जुड़े पक्षकारों को ही प्राप्त हो सकते हैं जो किसी बात से जुड़ा हुआ हो। यदि किसी तीसरे पक्ष को उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड संबंधी दस्तावेज चाहिए तो उसे अपनी आवश्यकता की प्रासंगिकता को न्यायालय के सम्मुख साबित करना होगा। मतलब आपने किसी अन्य के लिए आपसे जुड़े कोई दस्तावेज है, उसकी तो आपको जानकारी मिल सकती है, मगर आप किसी अन्य से जुड़े हुए दस्तावेजों की जानकारी चाहते हैं तो आपको पहले न्यायालय में ये साबित करना होगा कि उस बात से जो भी निर्णय आया है उससे जन साधारण का कहीं ना कहीं हित छुपा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि पारदर्शिता का क्या अर्थ है। देखिए, पारदर्शिता से तात्पर्य खुलापन, सूचना की आसानी की प्राप्ति और उत्तरदायित्व से है। किसी भी लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था में जवाबदेहिता और पारदर्शिता बुनियादी मूल है। सरकार हो या नौकरशाही, राजनीतिक दल हो या न्यायिक तंत्र, सभी से आशा की जाती है कि वे लोगों के प्रति जवाबदेह और पारदर्शी होंगे। न्यायिक पारदर्शिता के अंतर्गत न्यायिक नियुक्तियों में खुलापन, न्यायिक दस्तावेजों तक जनता की सुगम पहुंच तथा जनता के प्रति न्यायालय का उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार इत्यादि पारदर्शिता में शामिल किया जाता है। अब न्यायिक पारदर्शिता के पक्ष में और इसके विपक्ष में हम कुछ पक्ष देखते हैं कि आखिर न्यायालय में पारदर्शिता क्यों होनी चाहिए और न्यायालय में पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए। दोनों के हम यहाँ पर क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे।
देखिए, न्यायालय द्वारा किए गए निर्णयों को व्यक्तिगत जीवन प्रभावित करते हैं, इसीलिए न्यायिक दस्तावेज तक नागरिकों की पहुंच सुगम होनी चाहिए। न्यायिक दस्तावेजों का प्रयोग शैक्षिक संस्थानों में शोध व अनुसंधान के लिए विभिन्न समाचार चैनलों के संवाददाता और गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी किया जाता है, इसीलिए भी यहाँ पर कहा जाता है कि इनकी पहुंच थोड़ी सी सुलभ होनी चाहिए। आपराधिक मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली की न्यायालय में जांच की जाती है तथा न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई की जाती है। न्यायिक पारदर्शिता के द्वारा ही हमें इस संदर्भ में जानकारी मिलती है। राज्य के शक्तिशाली अंगों के रूप में भी अन्य निकायों की तरह न्यायालयों का कामकाज भी पारदर्शी और सार्वजनिक जांच के लिए खुला होना चाहिए। न्यायालयों की वैधता सत्यापित तथा तथ्यों तथा और कानूनों के सिद्धांतों के आधार पर उचित आदेश प्रदान करने के लिए उनमें क्षमता भी आधारित है। उच्च न्यायालयों में कानूनी दलीलों का परीक्षण पहले दिए जा चुके निर्णयों या एक ही न्यायालय की बड़ी बेंचों के निर्णय के आधार पर किया जाता है, इसीलिए पारदर्शी व्यवस्था को न अपनाने का कोई यहाँ पर कारण ही नहीं है। न्यायपालिका में न्यायालयों का एक पदानुक्रम मतलब एक हायरार्की होता है। ट्रायल कोर्ट से लेकर अपीलीय कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते तथ्यों और कानूनों का विभिन्न चरणों पर परीक्षण हो जाता है। न्यायालयों का आरटीआई अधिनियम से पूर्णतः छूट मतलब ओपन जस्टिस के मूल सिद्धांत को खत्म करने के लिए पर्याप्त होता है। तो यहाँ पर ये तर्क दिए गए हैं कि न्यायपालिका में पारदर्शिता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि न्यायपालिका में पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए। देखिए, कॉलेजियम व्यवस्था के संबंध में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कॉलेजियम में सूचनाओं को दो रूपों में देखा जा सकता है, पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट। कॉलेजियम का आउटपुट न्यायाधीशों के चयन से संबंधित अंतिम निर्णय है जो कि सार्वजनिक होते हैं, किंतु इनपुट के अंतर्गत न्यायाधीशों की विभिन्न सूचनाओं का डेटा जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे न्यायाधीशों की निजता के अधिकार का हनन होता है। न्यायालय में स्पष्ट है कि आरटीआई के अंतर्गत न्यायाधीशों की संपत्ति आदि की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती क्योंकि इससे न्यायाधीशों की निजता के अधिकार भी प्रभावित होते हैं। न्यायालय ने कहा है कि प्रत्येक आरटीआई के अंतर्गत मोटिव या उद्देश्य को ध्यान में रखना होता है। अगर कहीं जनहित में सूचनाओं की मांग हो और वहीं दूसरी ओर स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा हेतु किसी मामले में गोपनीयता की आवश्यकता होती है तो वहां पर गोपनीयता को वरीयता दी जाती है। स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा को केशवानंद भारती मामले में संविधान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत रखा गया है, अतः किसी भी रूप में इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे ध्यान में रखते हुए स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता के नाम पर न्यायपालिका की गोपनीयता को भंग नहीं किया जा सकता। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और ये कहा है कि देखिए, जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के आधारभूत ढांचे से छेड़छाड़ी नहीं की जा सकती, उसी प्रकार से न्यायपालिका की स्वतंत्रता से भी किसी तरीके की छेड़खानी नहीं की जा सकती। यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि पारदर्शिता की राह में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। देखिए, न्यायपालिका में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए खुले न्यायालय ओपन कोर्ट्स का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध दार्शनिक जेरेमी बेंथम ने खुले न्यायालय को महत्व इस प्रकार व्यक्त किया था, जैसे कि गोपनीयता के अंधेरे में तमाम तरह के क्षुद्र स्वार्थ और बुरी नीयतें खुलकर सामने आ जाती हैं। प्रचार प्रसार के माध्यम से ही न्यायिक अन्याय पर अंकुश लग सकता है और जहां सूचना का प्रसार ना हो वहां न्याय भी नहीं हो सकता। प्रचार ही न्याय की आत्मा है, ये जेरेमी बेंथम ने कहा था। खुले न्यायालयों के सिद्धांत पर न्यायपालिका की ओर से सबसे अधिक हमले हुए हैं। यह कई तरह से होता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में आम आदमी के प्रवेश को सुरक्षा का हवाला देकर रोक दिया जाता है। संवेदनशील मामलों में न्यायपालिका कार्यवाही की रिपोर्टिंग से रोकने वाले आदेश, सरकार से सीलबंद लिफाफे में जवाब को मंजूर करना, न्यायपालिका को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखना इत्यादि, ये यहाँ पर कुछ बाधाएं न्यायपालिका की पारदर्शिता में होती हैं। इसके अतिरिक्त भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां न्यायाधीशों को कॉलेजियम तंत्र के माध्यम से न्यायिक नियुक्तियों का अंतिम अधिकार प्राप्त है। कॉलेजियम तंत्र का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है और यह अपने आप में एक अति गोपनीय व्यवस्था है। न्यायिक नियुक्तियां अक्सर तदर्थ और मनमाने तरीके से की जाती हैं। ऐसा मानने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं होने और इसमें
परिवारवाद को वरीयता देने का मुद्दा समय समय पर चर्चा में रहता है। इसे अंकल सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकल सिंड्रोम। इसमें होता यह है कि जब जज बनाने के लिए अधिवक्ताओं के नाम प्रस्तावित किए जाते हैं तो किसी भी स्तर पर किसी से भी कोई राय नहीं ली जाती। इनमें जिन लोगों का नाम प्रस्तावित किया जाता है उनमें से कई पूर्व न्यायाधीशों के परिवार से होते हैं या उनसे संबंधी होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर अंकल सिंड्रोम हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि देखिए, न्यायपालिका के दो पक्ष होते हैं। एक तो न्यायपालिका होता है और दूसरा होता है न्यायपालिका का प्रशासन। अब न्यायपालिका का प्रशासन सार्वजनिक प्राधिकरण होने के कारण इसको आरटीआई के अंतर्गत रखा गया है। सार्वजनिक प्राधिकरण क्या है? देखिए, सूचना अधिकार नियम 2005 की धारा 2H के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण से तात्पर्य निम्न संस्थाओं से है, जैसे कि जो संविधान या इसके अधीन बनाए गए किसी अन्य विधान द्वारा निर्मित हो, राज्य विधानमंडल द्वारा या इसके अधीन बनाए गए किसी अन्य विधि द्वारा निर्मित हो, केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी सूचना या आदेश द्वारा निर्मित हो या पूर्णतः या अंततः सरकारी सहायता प्राप्त हो, ये सार्वजनिक प्राधिकरण होते हैं। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक महत्व वाले मामलों में की जाने वाली न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को अनुमति दे दी है। कॉलेजियम पद्धति की गोपनीयता को बरकरार रखते हुए इसमें पारदर्शिता लाने के लिए उच्च न्यायालयों के जजों को नियमित करने, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की पदोन्नति, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण, सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति बारे में कॉलेजियम द्वारा लिए गए निर्णयों सहित उस समय शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर डाले जाएंगे। ये यहाँ पर न्यायालय ने मंजूरी दे दी है। तो अब इसमें आगे की राह क्या है? देखिए, न्यायिक कदाचार के मामले से निपटने और न्यायिक जवाबदेही के विचार को बाधित करने वालों के लिए न्यायपालिका के भीतर एक पारदर्शी प्रणाली होना अनिवार्य है। इसका एकमात्र तरीका है न्यायपालिका के आवरण में थोड़ा सा खोलना। जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण जैसे महत्वपूर्ण मामलों को न्यायिक परिवार के सीमित दायरों से बाहर निकालकर इसे आम लोगों की भागीदारी बनाने के लिए कॉलेजियम व्यवस्था की निर्णय प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाना भी बेहद आवश्यकता है। न्यायाधीशों को बिना किसी संकोच के निजता का अधिकार नामक आवरण से बाहर निकालकर स्वयं को आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। न्यायपालिका न्यायिक उत्तरदायित्व तय करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है ताकि न्यायिक प्रणाली पर लोगों का भरोसा बना रहे और न्यायिक भ्रष्टाचार की प्रभावी जांच हो सके। अंत में लॉर्ड बुफ के शब्दों में कहा गया है, देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायपालिका की संपत्ति नहीं है, बल्कि न्यायपालिका द्वारा जनता के विश्वास के लिए रखी जाने वाली एक वस्तु है। बहुत ही प्यारा कोटेशन है, एक बार मैं आपके सामने फिर से दोहराऊंगी। देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लॉर्ड बुफ ने कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायपालिका की संपत्ति नहीं है, बल्कि न्यायपालिका द्वारा जनता के विश्वास के लिए रखी जाने वाली एक वस्तु है। तो इस कोटेशन के साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल दृष्टि IAS PCS एंड स्टे कनेक्टेड। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।